Hello students, today's lecture is very important, that is the economic impact of British rule in India. Two questions from this every year. Okay. जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन था वो ब्रिटिश के हैंड्स में जब से गया था तो उन्होंने किसी न किसी तरीके से हमेशा वो इंग्लिश यानी इंग्लैंड के इंटरेस्ट को सर्व करते थे। तो इसके लिए उन्होंने बहुत से अलग अलग मेथड्स निकाल रखे थे। उसमें उन्होंने एक होम चार्जेस का सिस्टम था। उसमें क्या था, जितने भी एक्सपेंडिचर इंग्लैंड के होते थे बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ इंडिया, वो सारे इंडियन इकोनॉमी से पे होते थे। उसके अंडर आता था द डिविडेंड टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, देन इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट रेज्ड अब्रॉड, सिविल एंड मिलिट्री चार्जेस, स्टोर परचेज इन इंग्लैंड, ये सारा। इसके अलावा इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट ऑन प्राइवेट फॉरेन कैपिटल, ये भी नेशनल इनकम सिस्टम से लीकेज होता था यानी इंडिया से ही जाता था। देन बैंकिंग, इंश्योरेंस, शिपिंग सर्विसेज, ये भी ह्यूज पेमेंट्स होते थे बाई थ्रू इंडिया। ओके, देन उसके बाद में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक टर्म यूज़ करते थे, वो इम्पीरियल प्रेफरेंसेस। इसमें क्या होता था, वो ब्रिटिश इम्पोर्ट्स जितने भी इंडिया में होते थे उनको बहुत ज़्यादा कंसेशंस देते थे, यानी जो भी ब्रिटिश के इंपोर्ट्स इंडिया में आते थे वो उन पे एक तरीके से नील चार्जेस लगाते थे। लेकिन जो इंडियन एक्सपोर्ट्स जो ब्रिटिश में जाते थे उन पर वो बहुत हैवी चार्जेस लगाते थे। तो इससे इंडियन इकोनॉमी को डायरेक्टली पूरा लॉस होता था। सो जो इसीलिए जो इंडिया का रिच क्लास था वो ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा था बिग इंडस्ट्रीज़ का, और उनके लिए बहुत ही लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया था, क्योंकि इंडियन पीपल के लिए बहुत डिटरमेंटल थी इस तरीके की पॉलिसी। ठीक है। देन 1793 में कॉर्नवालिस आते हैं एज ए गवर्नर जनरल। वो सिस्टम लाते हैं परमानेंट सेटलमेंट का फॉर लैंड रेवेन्यू। इसको वो लागू करते हैं बंगाल, बिहार, उड़ीसा, वाराणसी ऑफ यूपी, और इसको और भी कई नाम से जानते हैं, इस्तमरारी, जागीरदारी, मारगुलजारी एंड बिस्वादारी सिस्टम। ये इसी के सारे नाम हैं, याद रखिएगा। इस परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के अंदर 19% ऑफ ब्रिटिश इंडिया था वो इसी के अंदर आ गया था। इसमें इन्होंने एक नया सेक्शन ऑफ जमींदार को अनाउंस किया था जो लैंड लॉर्ड ओनर की तरह काम करेगा, और उसको राइट था कि वो टोटल रेवेन्यू का 10/11 रेवेन्यू क्या करेगा, कंपनी को पे करेगा, और 1/11 वो ड्यूटीज़ की तरह पे करेगा। ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट था, उसमें जो जमींदार थे वो स्मॉल कैपिटलिस्ट थे। ठीक है। देन इसके बाद आता है एक रैयतवारी सिस्टम। रैयतवारी सिस्टम को जनरेट किया था थॉमस मुनरो ने और अलेक्जेंडर रीड ने मिलकर। इसको फर्स्टली लाया गया था वारामल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु में, फिर बाद में इसको स्प्रेड किया गया मद्रास, सम पार्ट्स ऑफ बॉम्बे, ईस्ट बंगाल, असम एंड कुर्ग एरिया ऑफ मॉडर्न कर्नाटका। इसमें क्या था, रैयत को सारी ओनरशिप दी गई। रैयत क्या थे, रैयत वो थे जिनको सारा लैंड पे राइट था, और वही पे करते थे रेवेन्यू डायरेक्टली टू दी गवर्नमेंट, कोई मिडिल मैन नहीं था। और इस सिस्टम में जो फार्मर थे वही पूरे लैंड के ओनर थे, और इस सिस्टम के अंदर जो 51% ऑफ ब्रिटिश इंडिया था वो कवर होता था, और जो टैक्सेस थे इस सिस्टम में बहुत हाई थे, और जो रिकवरी थी एग्रीकल्चर लैंड की वो बहुत स्ट्रिक्टली हैंडल की जाती थी। देन उसके बाद एक सिस्टम आता है महलवारी सिस्टम। इसमें महल मीन्स विलेज। इसमें विलेज जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होता था फॉर द पेमेंट ऑफ द लैंड रेवेन्यू, इंडिविजुअल नहीं रिस्पॉन्सिबल होते थे। ये सिस्टम प्रिवेल करता है अराउंड 30% ऑफ ब्रिटिश इंडिया, कवरिंग यूपी, सेंट्रल प्रोविंस एंड पंजाब विद सम चेंजेस। ओके। देन इस तरीके के रेवेन्यू सिस्टम के अलावा जो कांस्टेंट फ्लो था इंडिया की वेल्थ का वो इंग्लैंड में बहुत समय तक हो रहा था, और इसके रिटर्न में इंडिया को ना कोई इकोनॉमिक, ना कॉमर्शियल, ना मटेरियल रिटर्न मिल रहा था, कुछ भी नहीं मिल रहा था। फिर जो हमारे नेशनल लीडर्स आए तो उनको बाद में समझ में आया कि ये तो एक तरीके से ड्रेन ऑफ इंडिया की वेल्थ हो रहा है।
1813 से पहले जो कंपनी थी वो क्या करती थी, जो उसने बहुत ज़्यादा सरप्लस में जो प्रॉफिट थे वो अपने पास एक्वायर कर लिए। किस तरीके से किए थे? मेनली 3 मेथड से। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेसिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, प्रॉफिट फ्रॉम इट्स ट्रेड रिजल्टिंग फ्रॉम मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल ओवर इंडियन मार्केट, एंड एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मेड बाय द कंपनीज ऑफिशियल्स। ये 3 तरीके से। देन जो सरप्लस था उसको कंपनी नाम क्या देती थी कि इन्वेस्टमेंट है उनका, फॉर मेकिंग द परचेज ऑफ एक्सपोर्टेबल आइटम्स इन इंडिया एंड एल्सवेयर। और वो इसी पैसे को इंडिया के आइटम्स को एक्सपोर्ट के लिए परचेज करते थे, और वो या कहीं और उसको परचेज करते थे, लेकिन पैसा किसका यूज़ होता था? इंडियंस का। ठीक है। फिर इसके रिटर्न में इंडिया को कुछ भी रिसीव नहीं होता था। ये सिस्टम एंड हुआ है बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में। उसमें क्या हुआ, जो इकोनॉमिक ड्रेन था उसको क्या फॉर्म दिया गया? अनरिक्विटेड एक्सपोर्ट। देन दादा भाई नौरोजी होते हैं, वो इसको डिस्क्राइब करते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ को एज एविल ऑफ ऑल एविल्स, एंड दिस इज द मेन कॉज ऑफ इंडियाज पॉवर्टी। सो जो दादा भाई नौरोजी थे वो फर्स्ट प्रोपाउंडर थे टू द ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के, और वो उसके लिए बुक लिखते हैं इंडियन ड्यूटीज टू इंडिया, ये एक पेपर है। फिर पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द वांट्स एंड द मीन्स ऑफ इंडिया, एंड ऑन द कॉमन्स ऑफ इंडिया, ये सारे ड्रेन ऑफ वेल्थ से रिलेटेड हैं बाय दी दादा ऑफ भाई नौरोजी। ठीक है। देन रमेश चंद्र दत्त, आर.सी. दत्त जिनको बोलते हैं हम फेमसली, इन्होंने भी आर्टिकल लिखा द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इन्होंने कहा कि इंडिया की जो एनुअल जीडीपी है उसका हाफ इंडिया का हर साल आउटफ्लो हो जाता है। ठीक है। देन बाद में 1896 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी एक्सेप्ट किया अपने कोलकाता सेशन में कि हाँ, जो ड्रेन ऑफ थ्योरी है वो सही है, और वही मेन रीज़न है इंडिया में बार बार फेमाइन आने का, और इंडिया में जो बहुत ज़्यादा पॉवर्टी हो गई है उसका रीज़न यही है। ठीक है। देन जो जस्ट अ सेकेंड, देन जो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये इकोनॉमिक बुक। ठीक है। फिर जो नेशनल कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया अपने कोलकाता सेशन में कि यही रीज़न है मेन फेमाइन का। देन सैयद अहमद खान, वी नो, ये ब्रिटिश लॉयल थे। ये एक बोलते हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कि मुस्लिम कम्युनिटी का जो सारा डेवलपमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट कर सकती है, यानी ये फुल सपोर्ट में थे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इकोनॉमिकली जो ड्रेन इंडिया को कर रही थी, इन्होंने कभी इस चीज़ को अपोज नहीं किया। ठीक है। देन जो दादा भाई नौरोजी थे उन्होंने W.C. बनर्जी के साथ मिलकर एक लंदन इंडिया सोसाइटी बनाई इन 1865 AD में, और उन्होंने पॉपुलराइज किया जो सीवियर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और जो पेन है इंडियन नेशनल्स का, उसके बारे में बात की इस सोसाइटी के थ्रू। देन जो दादा भाई नौरोजी थे वो बाद में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में भी इलेक्ट हुए थे ऑन द टिकट ऑफ लिबरल पार्टी in 1892 AD. So this is it from this chapter.